गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत चिंतन स्तर बढ़ाने के उपाय। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको चिंतन के अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रकार के बारे में अवगत कराया था और ये भी बताया था कि चिंतन का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, क्या योग्यताएं हैं, क्या चिंतन व्यक्ति की योग्यता में वृद्धि किस प्रकार करता है। तो अब बात आती है चिंतन स्तर बढ़ाने के उपाय। देखिए, चिंतन सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। जो व्यक्ति चिंतन करके आगे बढ़ता है वह 100% सफल होता है। चिंतन व्यक्ति के जीवन में समस्या से उत्पन्न, समस्या के आने के साथ ही समस्या के साथ उत्पन्न होता है और समाधान के साथ क्या होता है, समाप्त होता है। समस्या के आने के साथ उत्पन्न होता है और समाधान के साथ समाप्त हो जाता है। यानी कोई भी समस्या जब हमारे सामने उपस्थित होती है तो हमारा मस्तिष्क चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जो व्यक्ति किसी समस्या से संबंधित चिंतन नहीं करता है उसको समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। वह जब चिंतन करेगा तो उससे संबंधित तथ्य भी एकत्रित करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, अनेक विकल्प उसके सामने उपस्थित होंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर अंत में वह उस समस्या के समाधान तक पहुंच जाता है और हमारी चिंतन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति में चिंतन करने की कैपेसिटी विद्यमान हो। हमने कई बार ये कहते हुए देखा होगा, क्या सोच के नहीं किया था ये काम, ये सोच समझ के नहीं किया था, समझने की कैपेसिटी नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं आता आपको। तो ये चीज़ है कि जो व्यक्ति चिंतन करने की कैपेसिटी रखता है उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिसके पास स्वयं विवेक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग सही है, किस मार्ग पर जाना चाहिए, किस पर नहीं जाना चाहिए, उस व्यक्ति को किसी तीसरे पर्सन की आवश्यकता, किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन ये नहीं है कि वह सोच नहीं सकते, वह चिंतन नहीं कर सकते, उनके चिंतन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। मात्र आवश्यकता होती है उन्हें प्रेरित करने की, मोटिवेशन की। कई बार हम किसी दूसरे को देखकर इंस्पायर होते हैं, निर्देशित होते हैं, स्वयं निर्देशित होते हैं, जबकि हमें किसी दूसरे का ऑर्डर समझ में पसंद नहीं आता। लेकिन हमने किसी को अच्छा करते हुए देख लिया, किसी को ऊंचाई पर जाते हुए देख लिया। इवन हम कहते हैं कि कंपटीशन में कोई व्यक्ति सफल हो गया, रातों रात उसकी दुनिया बदल गई, उसको उच्च पद प्राप्त हो गया, तो हम उससे ऑटोमेटिक इंस्पायर हो जाएंगे कि हमें भी मेहनत करनी है और हमें भी आगे बढ़ना है और हम उससे संबंधित उस लक्ष्य को लेकर, लक्ष्य होना चाहिए चिंतन करने के लिए, उस लक्ष्य को लेकर हम रास्ते ढूंढने चालू करेंगे, समस्या का समाधान ढूंढना प्रारंभ करेंगे, प्रोसेस आरंभ करेंगे और अंत में तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो इस प्रकार चिंतन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। और कैसे बढ़ाया जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगी। चिंतन स्तर बढ़ाने के अध्यापक द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। उपाय क्योंकि चिंतन स्तर में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापक के द्वारा किए जा सकने वाले उपाय। कौन कौन से उपाय टीचर द्वारा किया जाता है। ये अध्यापक क्यों आया, क्योंकि अध्यापक के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है बालक के चिंतन स्तर को बढ़ाने की। क्योंकि बालक की शिक्षा से डायरेक्ट कनेक्शन किसका होता है, अध्यापक का। और चिंतन की विशेषताएं हैं कि कैसे चिंतन, वही व्यक्ति चिंतनशील होगा जिसके पास ज्ञान होगा, जो शिक्षित होगा। तो और ज्ञान कौन प्रदान करता है, अध्यापक। तो शिक्षक और बालक की चिंतन शैली का एक घनिष्ठ संबंध है। शिक्षक चाहे तो उसे किसी भी दिशा की ओर प्रेरित कर सकता है, उसे चिंतनशील प्राणी बनाने में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या क्या उपाय अध्यापक कर सकता है। पहला है अपना उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत करना। अपना उदाहरण
और आदर्श प्रस्तुत करना। देखिए, एक किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बालक के लिए, किसी भी छात्र के लिए एक शिक्षक आइडियल पर्सन होता है। एक शिक्षक उसके लिए आदर्श रूप होता है, एक मॉडल की तरह कार्य करता है उसकी लाइफ में। एक शिक्षक बच्चे की लाइफ में तो जैसा शिक्षक करता है, जैसे शिक्षक के हाव भाव होते हैं, जैसे शिक्षक की योग्यता क्षमता होती है, जैसा शिक्षक निर्देशित करता है, छात्र उसी दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। तो अध्यापक को चाहिए कि वह अपने आप को एक आदर्श रूप में बालक के सामने प्रस्तुत करे और उसे समय समय पर मोटिवेट करने के लिए वह अपने जीवन का उदाहरण दे, अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करे, ना कि किसी दूसरे का, कि मैंने किस प्रकार इन समस्याओं का सामना किया था। तो इस प्रकार एक शिक्षक के द्वारा बालक को पूरी तरह से मोटिवेट किया जा। तो बालक के सामने शिक्षक को अपना एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहिए, अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि बालक उससे इंस्पायर हो सके। दूसरी बात यह है कि कहावत है एक, उपदेश से उदाहरण बेहतर होता है। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट्स। उद्देश्य से उदाहरण, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट्स। तो देखिए, उद्देश्य से उदाहरण कैसे बेटर होता है कि हम बालक को केवल उसका लक्ष्य बताएं, उद्देश्य बताएं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। इससे वह इतना इंस्पायर नहीं होगा जितनी वह आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले एम को देखकर, लक्ष्य को देखकर, आपके रुतबे को देखकर, पद को देखकर, पैसे को देखकर, इस चीज़ को देखकर वह इंस्पायर होगा। और एग्जाम्पल हमेशा साथ वाले सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होना चाहिए। आज मैं दूँ अनिल अंबानी का, मुकेश अंबानी का, मोदी का, तो ये उनसे बैकग्राउंड में तो पीछे से तो अप्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित करेंगे ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जो रात और दिन बालक को अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करे, वही बालक चिंतित हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हमारे सामने वो आती है, एग्ज़ाम डेट आती है, कंपटीशन एग्ज़ाम के शोर हो रहा है कि कंपटीशन एग्ज़ाम है, इतनी सारी वैकेंसीज निकली हैं, सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन करना है, अगली बार मेरी बीएड हो जाएगी, मैं इसमें एग्ज़ाम को ज़रूर फाइट करूँगी का मतलब है कि अगर आपने उस सफलता को देख लिया, समझ लिया, सोच लिया, अब आप 1 साल बीएड करने में लग गए, तो बाद में जब कई बार ऐसा होता है कि बाद में हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में तो होता है, लेकिन हम उतने उत्साह के साथ उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल जो होता है वो ऐसा होना चाहिए जो डेली की डेली दैनिक रूप से उन्हें इंस्पायर कर सके। तो एक शिक्षक को अपना उदाहरण बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक सदैव उसके लिए आदर्श होता है। बालक की एक नेचुरल हैबिट होती है कि वह अनुकरण से ज़्यादा सीखते हैं। शिक्षक का अनुकरण, एक छोटे से बालक को ही देख लीजिए आप, जब वह घर से विद्यालय में जाता है तो घर पर जब तक वह रहता है तब तक वह अपनी माँ को इंस्पायर मानता है, माँ को, पापा को, ज़्यादा से ज़्यादा वह माँ के टच में रहता है, तो माँ को एक आइडियल मानता है, माँ की हर बात का वह अनुकरण करता है, घर में उपस्थित सभी सदस्यों की बातों का वह अनुकरण करता है, उनका विरोध नहीं करता है। लेकिन जब वह विद्यालय जाने लगता है और जब माँ के द्वारा उससे ये कहा जाता है कि नहीं ये सही है, आपकी टीचर ने ये गलत बताया है, तो बालक उस अवस्था में उस माँ की बात को हरगिज मानने का प्रयास नहीं करता। वह अपनी बात पर अड़िग रहता है कि नहीं मेरे टीचर सही हैं। तो बालक अपने टीचर को अपनी लाइफ में एक आइडियल के रूप में देखता है और जैसा वह टीचर करते हैं उसके व्यवहार का वह एज इट इज अनुकरण करता है। अतः उसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए टीचर को अपने ही आदर्श और उदाहरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दूसरा है अहम अभिव्यक्ति के लिए
लिए अवसर देना, अहम अभिव्यक्ति के लिए अवसर देना। अहम अपने अभिव्यक्ति के लिए बालक को प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईगो इन्वॉल्वमेंट। जब बालक को यह अनुभव हो जाए कि अमुक कार्य उसने किया है, अमुक समस्या का हल उसने खोजा है, तो उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। इसका तात्पर्य है कि एक टीचर को एक बालक को खुद को रिप्रेजेंट करने का, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का अवसर प्रदान करना चाहिए, उसे अपनी अभिव्यक्ति। क्योंकि एक होता है कि मेरे द्वारा, जैसे आपने एग्जाम्पल रूप में देखा होगा, घर पे हम छोटे हैं, सबसे छोटे हैं, माता पिता के द्वारा, माँ के द्वारा हमें कोई काम दिया गया है और ये कहा गया इससे नहीं हो पाएगा शायद, उनको पता है, हमको पता है कि हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स को इतना भरोसा नहीं है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, ये जानते हैं, तो हम उस कार्य को और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और जब हम उस कार्य को अच्छा कर देते हैं और माता पिता के द्वारा हमें शाबाशी दी जाती है, प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रशंसा की जाती है, पुरस्कार दिया जाता है, तो हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। और गौरवान्वित महसूस करने के साथ ही हम अपने इस कार्य को अपने दोस्तों में बताते हैं, अपने सहपाठियों में बताते हैं, अपने टीचर के सामने बताते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस बताते हैं कि ये काम मैंने किया था और मैंने बहुत अच्छा किया, मम्मी को बहुत पसंद आया। तो इसी तरह एक शिक्षक को एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अवसर देना चाहिए कि वह क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या क्षमताएं विद्यमान है, वह उसे प्रदर्शित करे और प्रदर्शित करने के साथ ही उसे उचित पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि वह आगे और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। उसमें चिंतन शक्ति का, पॉजिटिव थिंकिंग का विकास हो सके। तो जब बालक को यह अनुभव हो जाए कि उसने कार्य किया, यह कार्य उसने किया है और वह सफल हुआ है, तो उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है और नए सृजन की कैपेसिटी उसमें आती है, कुछ नया करने की क्षमता उसमें विकसित होती है। अगला है मौलिकता और लचीलेपन को प्रोत्साहित करना। मौलिकता और लचीलेपन को मौलिकता और लचीलेपन को प्रोत्साहित करना, अध्यापक के द्वारा बालक की जो क्षमताएं हैं उन्हें बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। उसमें बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए कि वे रटे रटाए ढंग से किसी प्रश्न का उत्तर ना दे, उससे ऐसे प्रश्न किया जाए, ऐसा कार्य करने के लिए बालक को दिया जाए जो कि क्रिएटिविटी उत्पन्न करे, बालक में इंटरेस्ट उत्पन्न करे पढ़ने के प्रति, उस उद्देश्य की प्राप्ति के प्रति उसमें इंटरेस्ट आए, उसे इंटरेस्ट आए और कुछ ना कुछ नया निर्माण वह कर सके, उसकी सोच मौलिक बन सके। ऐसा शिक्षक के द्वारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनमें उसके द्वारा ऐसे कार्य नहीं दिए जाने चाहिए जो बालक को अंधानुकरण करने की ओर प्रेरित करे। अंधानुकरण यानी कि अनुकरण, किसी की नकल करने के लिए प्रेरित ना करें। वह बालक को कुछ अच्छा ऐसा करने का प्रयास करे कि हाँ, मैं सबसे अलग दिखना चाहिए हूँ, मेरी जो क्रिएटिविटी है, मेरी जो क्षमता है, मेरी जो योग्यता है, उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ऐसी क्षमता, ऐसी सोच उसमें विकसित हो सके। तो इस हेतु उसको प्रयास करने चाहिए शिक्षक को बालक को पूर्वाग्रहों से मुक्त करने का प्रयास भी करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते, जैसे कि एज ए एग्जाम्पल हनुमान जी को नहीं पता था कि वह उड़ सकते हैं, वह इतने बड़े समुद्र को एक झटके में पार कर सकते हैं। उनके अंदर योग्यता तो विद्यमान थी लेकिन ज्ञान नहीं था। उसी तरह हमें भी अपनी क्षमताओं का कई बार ज्ञान नहीं होता क्योंकि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है। तो एक शिक्षक जो बारीकी से अध्ययन कर सकता है छात्र के व्यवहार का, उसका ये दायित्व बनता है कि छात्र को वह ऐसे अवसर प्रदान करे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपनी योग्यताओं को बाहर लाने का प्रयास करे।
करे। वह जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि कई बार हमसे कह जाता है ये तो कुछ ही नहीं जानती, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, या ये नहीं कर सकता, इसको नौकरी नहीं मिल सकती। तो ऐसे जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित है उससे उसे मुक्ति मिल सके, उसमें नई सोच का, नए उत्साह का संचार किया जा सके। विभिन्न उत्तर देने की स्वतंत्रता देना। अगला है विभिन्न उत्तर देने की स्वतंत्रता देना। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को एक ही प्रश्न के कई तरह से उत्तर देने को, अपने आप को कई तरह से अपने उत्तर को कई तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करें। अध्यापक को बच्चों को किसी प्रश्न का उत्तर भिन्न रूप में देने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। उन्हें एक से उत्तर देने पर बल नहीं देना चाहिए कि नहीं आपने सुना नहीं इसने क्या बोला, जबकि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि इसके अलावा भी और बालक क्या जानते हैं, आप अन्य इस संबंध में क्या विचारधारा रखते हैं, आप इसके संबंध में और क्या जानते हैं, उसे प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रकार शिक्षक के द्वारा छात्रों को मोटिवेट करना चाहिए, उसे उनकी चिंतन शैली को सक्रिय करना चाहिए कि वे विभिन्न प्रकार के उत्तर देने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालें और अपने शब्दों में उस उत्तर को व्यक्त करने का प्रयास करें। अभिप्राय है कि छात्रों को केंद्र विमुख चिंतन हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। वस्तुओं में संबंध स्थापित करना। मेक रिलेशन अमंग वेरियस थिंकिंग। विभिन्न वस्तुओं में संबंध स्थापित करना। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को इस प्रकार से प्रेरित करे कि वह विभिन्न वस्तुओं में संबंध ढूंढे, संबंध स्थापित करे। जैसे कि मैथ पढ़ाया गया है, उसे जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़ाया गया है, तो बच्चे को इस प्रकार से वह रिलेटेड करके समझाए कि बच्चा घर पर उसका आसानी से दूसरी वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित कर सके कि वास्तव में ये गणित मेरे दैनिक जीवन में कहाँ पर काम आ सकती है। जैसे साइंस पढ़ाई गई है तो एक होता है कि किस कलर को मिलाने से कौन सा कलर डेवलप होता है, किस स्मेल को मिलाने से कौन सी स्मेल मिलती है, या किस चीज़ की कैसे स्मेल होती है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। जो भी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हल्दी पर सोडा डालने से वह येलो उसका ऑरेंज कलर हो जाता है, उसका कलर परिवर्तित रेड कलर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी सह संबंध स्थापित करके बस दैनिक जीवन से उन वस्तुओं का संबंध स्थापित करके, विषय वस्तु का संबंध स्थापित करके उसे पढ़ाना चाहिए, जिससे कि छात्र में चिंतन शक्ति विकसित होती है। वह यहाँ पर रटा रटाया ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। जो शिक्षक उसे पढ़ाता है उस ज्ञान को, उस विषय वस्तु को वह घर पर काम में आने वाली उसके आसपास के वातावरण में उपलब्ध चीज़ों से उनका संबंध स्थापित करके आसानी से उसे नया करने की कोशिश करता है। इस तरह अनुकूल विषय सामग्री का उपयोग, स्तर के अनुकूल, छात्रों के स्तर के अनुकूल, इस तरह अनुकूल विषय सामग्री का उपयोग। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों के अनुकूल, स्तर के अनुकूल, मैंने आपको पहले भी बताया कि छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल, छात्रों के शारीरिक स्तर के अनुकूल, छात्रों की क्षमताओं के अनुकूल विषय सामग्री का उपयोग करे। और जो विषय सामग्री, जो लक्ष्य निर्धारित किए, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, उन्हें उससे ही संबंधित, उनके स्तर के अनुकूल ही करके प्रयोग करे। जो भी शिक्षण तकनीक शिक्षक के द्वारा काम में ली जा रही हैं, उनको वह छात्रों के स्तर के अनुकूल ही काम में ले। विषय सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसे छात्र आसानी से समझ सकें।
अब बात आती है, देखिए कक्षा में किए जाने वाले प्रश्न। कक्षा में कैसे प्रश्न किए जा सकते हैं, किस लेवल पर आधारित हो सकते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न मैंने आपको बताए, निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय जो प्रश्न हैं कक्षा में किए जाने वाले प्रश्न, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि अध्यापक कैसे उनका कनेक्शन स्थापित कर सकता है, कैसे उन्हें मोटिवेट कर सकता है। अब बात आती है कि शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या होती हैं। अब 2 स्तर मैंने आपको बताए थे कि 2 स्तर पर छात्रों से प्रश्न, स्तर के अनुकूल प्रश्न छात्रों से किया जाने चाहिए। निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय 3 स्तर हैं हमारे प्रश्नों के। निम्न स्तरीय में है स्मृति स्तर, स्मृति स्तर निम्न स्तरीय में है स्मृति स्तर। स्मृति पर आधारित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और फिर स्मृति पर आधारित कौन से प्रश्न होते हैं, इनको हम 2 भागों में, प्रत्यय स्मरण और पहचान। प्रत्यय स्मरण और पहचान, ये 2 भाग हैं इसके निम्न स्तरीय के, कि रिकॉल और रिलोमिनेशन, पहचान करना, मैच करना। इस तरह से हम निम्न स्तरीय जो लेवल होता है बालक का, प्राइमरी लेवल जो होता है, उस पर केवल स्मृति आधारित प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए, जिनमें 2 प्रकार हैं इसके, प्रत्यय स्मरण और पहचान। अब बात आती है मध्यम स्तरीय। मध्यम स्तरीय के 3 प्रकार हैं, अनुवादात्मक, व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक। 3 प्रकार हैं इसके। अनुवादात्मक, व्याख्यात्मक और तीसरा है प्रयोगात्मक। ये 3 प्रश्न मध्यम स्तर में अनुवाद करवाना, व्याख्या करवाना और प्रयोग करवाना, छोटे छोटे प्रयोग हमें इसमें करवा सकते हैं। व्याख्यात्मक के तुलनात्मक, व्याख्यात्मक में है तुलनात्मक। तुलनात्मक में कैसा, समानता मुक्त, विभिन्नता युक्त। तुलनात्मक में समानता युक्त, दूसरा विभिन्नता युक्त,
विभिन्नता युक्त और विपरीतात्मक। तुलनात्मक में ये वाक्यात्मक में पहला तुलनात्मक है जिसमें समानता मुक्त, विभिन्नता युक्त और विपरीतात्मक इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। और दूसरा है संबंध व्याख्या, दूसरा है इसमें संबंध व्याख्या, जिसका एक और प्रकार है कार्य कारण संबंध उपयोग के साथ संबंध व्याख्या। कार्य कारण संबंध अगला है उपयोग के साथ व्याख्या, संबंध व्याख्या। व्याख्यात्मक में तुलनात्मक, संबंध व्याख्या, कार्य कारण संबंध और उपयोग के साथ संबंध व्याख्या। अब है उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय में देखिए विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, तीन प्रकार हैं इसके। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, विस्तृत करना, संक्षिप्त करना और मूल्यांकन करना। विश्लेषण में आगमन निगमन, विश्लेषण में है आगमन निगमन, संश्लेषण में है विशिष्टता, मौलिकता, विभिन्नता। संश्लेषण में है विशिष्टता, मौलिकता, विभिन्नता। विशिष्टता, मौलिकता, विभिन्नता, कल्पनात्मक परिस्थितियां, इसमें कल्पनात्मक परिस्थितियां, मूल्यांकन में है औचित्य, निर्णय, रक्षा। औचित्य, निर्णय, रक्षा, ये बचाव। देखिए ये तीनों स्तर के प्रश्नों के प्रकार हैं। निम्न स्तरीय, मध्यम स्तर पर और उच्च स्तर पर शिक्षक द्वारा कैसे प्रश्न छात्रों से किए जा सकते हैं। तो निम्न स्तर पर छात्रों से स्मृति लेवल के प्रश्न किए जा सकते हैं, जिनमें प्रत्यय स्मरण करना यानी याद दिलाना, पहचान करवाना कि वास्तव में ये क्या है, ये आपने देखा है क्या, आप इसे जानते हैं। इस प्रकार मध्यम स्तरीय में अनुवादात्मक, व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक तीन प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हो। अनुवादात्मक में अभिव्यक्ति करना या किसी कविता का अनुवाद करना। व्याख्यात्मक में तुलना करना, किन्हीं दो वस्तुओं में समानता मुक्त, समानता स्थापित करना, विभिन्नता युक्त उनमें अंतर स्थापित करना, विपरीत इसके विपक्ष में बोलना, विपरीत अर्थ बताना। व्याख्यात्मक में संबंध व्याख्या, कार्य कारण संबंध और उसमें उपयोग के साथ संबंध व्याख्या करना। व्याख्या में संबंध व्याख्या करनी है कि इससे संबंधित व्याख्या कीजिए। और अब बात आती है उच्च स्तरीय की। उच्च स्तरीय में दो प्रकार के विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन तीन टाइप्स हैं प्रश्न पूछने के। विश्लेषण में आगमन और निगमन, जैसे कोई सूत्र दे दिया, आप उससे संबंधित
5-7 कॉम्प्लिकेशंस हल करवा सकते हो, एक्सरसाइज करवा सकते हो, या आपने कोई एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे दिया, उससे संबंधित वाक्य प्रयोग करवा सकते हो। तो इस प्रकार आगमन निगमन क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं यहाँ पर। और संश्लेषण में विशिष्टता बताना, उसकी मौलिकता, विभिन्नता, कल्पनात्मक परिस्थितियों से संबंधित क्या हो सकता है, इस प्रकार संश्लेषण करना। और मूल्यांकन में हम क्या क्या चेक करते हैं, कैसा कैसा मूल्यांकन करते हैं, उसके औचित्य का, उसके निर्णय का, उसमें उसके रक्षा और बचाव कैपेसिटी, इस प्रकार की प्रश्नों का शिक्षक को उपयोग करना चाहिए, शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। इन तीनों प्रकार के कक्ष लेवल पर शिक्षक अगर इस प्रकार के प्रश्न करता है तो छात्रों में चिंतन शक्ति के विकास के अधिकांश चांस रहते हैं। वह चिंतनशील होता है, सक्रिय बनता है और शिक्षक के साथ अधिक सहयोगपूर्ण तरीके से वह कार्य करता है। ये था हमारा चिंतन स्तर बढ़ाने के उपाय जो मैंने आपको बता दिए थे। आगे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।